हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका एग्ज़ाम हुआ था सोशल साइंस का क्लास 9 का मॉर्निंग शिफ्ट वालों का। ठीक है, तो इसमें हम कुछ सॉल्यूशन जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आंसर क्या क्या होने चाहिए थे। ठीक है, और देखिए एक बात और सुन लीजिए, अगर इवनिंग शिफ्ट वाले इस समय वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि क्वेश्चन पेपर सेम कभी नहीं आता। तो आप इस पेपर को अगर देख रहे हैं तो इसके आसपास के क्वेश्चन करें और आइडियली पेपर कैसा आ सकता है। ठीक है, बाकी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा समझा भी दूंगा। और बहुत इजी पेपर है या टफ है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, आपकी कितनी प्रिपरेशन है उसके बेस पर। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि मान लीजिए आप दिल्ली के निवासी हैं, ग्रीष्म ऋतु में मौसम के अनुसार आप किस प्रकार के वस्त्र पहनेंगे एवं क्यों। सपोज यू आर अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, विच टाइप ऑफ क्लोथ वुड यू वियर इन समर अकॉर्डिंग टू वेदर एंड वाई। देखिए ये आपके जो चैप्टर में 4 है ना, क्लाइमेट, उससे ही है, तो थोड़ा घुमा के पूछा गया। तो देखिए गर्मी में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि इनमें पसीने को सोखने की क्षमता होती है। ठीक है, और हमारी बॉडी को जो है कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं और हमें हीट से बचा देते हैं। ठीक है, हमें गर्मी से बचाते हैं, इसलिए हम सूती कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होकर ये पूछ ले कि भाई सर्दी में कौन से कपड़े पहनते हैं, तो आप क्या बताएंगे? वूलन क्लॉथ पहनते हैं। ठीक है, कौन से पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, क्यों? अगर आपसे पूछ लेगा ना वूलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, तो आप बता देना क्योंकि जब उसके अंदर हीट जाती है ना, गर्मी जाती है, तो उसको ट्रैप कर लेता है और बॉडी को गर्म रखता है, शरीर को गर्म रखता है। ठीक है, तो हीट को ट्रैप कर लेता है, हीट जो उसमें है ना उसको बांध देता है शरीर के अंदर ही, और हमारे शरीर गर्म रहता है और सर्दी से बच जाते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन घुमा के अगर टीचर पूछेंगे तो। और सेकंड क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषता बताइए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना, उसकी क्या फीचर्स हैं। तो आप ये बता देना कि देखिए जो पर्णपाती वन होते हैं ना, नाम में आंसर है, पर्ण मतलब पत्ते, पाते मतलब गिराना। जो 6 से 8 हफ्ते में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। ठीक है, इनके पेड़ों की जो लंबाई होती है ना, जो पर्णपाती वन होते हैं इनके पेड़ों की लंबाई 40 मीटर के आसपास होती है। आप इसमें बता देना कि ये ना दो टाइप के होते हैं, जो पर्णपाती वन होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, और दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, मतलब एक होता है वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और दूसरा होता है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। और इसकी फीचर क्या है कि देखो ये जो है ना सेम वैरायटी के ट्रीज होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये अपनी जो शेड मत होता है गिरा देना, तो शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम ऑफ द ईयर। ये अपनी पत्तियां जो है गिरा देते हैं, 6 से 8 हफ्ते में गिरा देते हैं। ठीक है, और इनकी जो जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती, मॉडरेट होती है, ठीक ठीक, मतलब जो सख्त होती है। इसमें तीक, साल, शीशम ये आते हैं। इसमें जानवर कौन से पाए जाते हैं? लायन, टाइगर। ठीक है, इस तरीके से। और ये कौन से राज्य में मिलते हैं? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। और जो ड्राई वाले हैं ना, शुष्क वाले, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ये आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। देखो आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ लेगा एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पूछ लेगा, तो आप बता दे रहे हैं यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, और ये जो होते हैं बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, 60 मीटर से ऊपर इनकी हाइट होती है। और इन पेड़ों की खास बात ये होती है कि कैनोपी बना लेते हैं, डेंस होते हैं, बहुत घने होते हैं। इसमें पेड़ों के नाम कौन से? रोजवुड है, रबड़ का है। ठीक है, इसमें जानवर कौन से हैं? ये हैं, और ये इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ना मैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेगा जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले हैं ना, तो मरुस्थलीय पौधे जो हैं उनकी खास बात क्या बोला? 70 से कम बारिश होती है। ठीक है, गुजरात में, राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको कुछ दिखा नहीं रहा हूँ तो समझा रहा हूँ। ठीक है, सुन लेना, अब पेपर है तो बना के लिख देना। ठीक है, और इनका हो गया, उन्हें पता लग जाएगा कि क्या क्या लिखना था। और राज्यसभा का महत्व, देखो अब यहाँ पर पूछा राज्यसभा का महत्व। तो राज्यसभा जो है ना वो किसी भी बिल को ना 14 दिन तक रोक सकती है, ये इसकी पावर है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और ये परमानेंट होती है। मतलब देखो अगर महत्व पूछा तो उसकी आप जो है ना स्पेशलिटीज बता दो, इसमें वो खास बात है उसकी। ठीक है, तो राज्यसभा जो है वो नॉर्मल बिल को पास कर सकती है, जो नॉर्मल बिल है ना उसको पास कर सकते हैं। और अगर एग्जाम में आपसे लोकसभा का पूछ लेगा या दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा तो ये डिफरेंस है। जैसे लोकसभा का पूछेगा तो आप बता देना लोअर हाउस होता है। ठीक है, और जो मनी बिल होता है ना, मनी बिल जो पैसे से रिलेटेड बिल होता है वो केवल लोकसभा पास कर सकती है। ठीक है, और लोकसभा के अंदर 2 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, और लोकसभा 5 साल के लिए होती है। ठीक है,
इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और 545 लोकसभा में होते हैं, 250 राज्यसभा में होते हैं। और ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया कि, और आपसे अंतर पूछेगा, ठीक है, या कुछ पूछेगा बता देना, ठीक है। और लोकसभा अधिक शक्तिशाली है और वो लोअर हाउस है। अगर आपसे पूछेगा लोअर हाउस कौन है, निम्न सदन कौन है, तो लोकसभा है, ठीक है। और अपर हाउस कौन है, ऊपर, ठीक है, वो है राज्यसभा, ठीक है। और आपको अगर पूछे कि राज्यसभा का क्या महत्व है तो बता देना कि ये साधारण बिल पास कर सकती है, और अगर लोकसभा में, संसद में जो बिल पास हो रहा है संसद में, लोकसभा में, तो उस बिल को 14 दिन तक रोक सकती है वो, ठीक है। ये इसकी शक्ति है, ठीक है। और इतनी पावरफुल नहीं होती, लेकिन पूछा है महत्व क्या है तो ये आपको बताना पड़ेगा। और इसका एक महत्व ये भी है कि देखो ये अलग अलग राज्यों से आती है, तो उन राज्यों की जो समस्या है वो पूरे देश तक पहुंच सकती है, क्योंकि वहाँ के प्रतिनिधि पूरी जनता तक उस बात को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर के 2 पॉइंट आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द मेन रीजन बिहाइंड द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ये कह रहा है जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इकोलॉजी है ये होती क्या है। देखो एनिमल्स और जो प्लांट्स है ना वो एक दूसरे का इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, वो इकोलॉजिकल कहलाता है, ठीक है। मतलब पारिस्थितिक क्या होती है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे ना आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। तो अब ये डिस्टर्ब कब होगा इसमें, मतलब कब होगा जब जीव जंतु का जीवन खतरे में पड़ जाए, बताओ कब होगा। आप खुद सोचो, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर भी कर लोगे। आप बोलोगे जब पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई होने लग जाएगी, जब जंगलों में बहुत बड़ी मात्रा में क्या होगा कि विनाश होने लग जाएगा, फैक्ट्री लगने लग जाएगी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ने लग जाएगा, तो अपने उसमें असंतुलन पैदा हो जाएगा। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीव जंतु अपने जंगलों को छोड़ के बाहर आएंगे और इंसानों को तो खतरा होगा ही होगा। तो मेन आप 2 नंबर के 2 बता देना कि जंगलों की कटाई होना, प्रदूषण बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ना, ठीक है। पानी नदियों का खत्म होते चले जाना, ठीक है। और जैसे बारिश हो रही है तो वहाँ बारिश का न हो पाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सारे असंतुलन पैदा कर देंगे, ठीक है। तो मेन शुरू में मैंने आपको बता दिया। अब सुनो नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखो ये कह रहा है कि हमारे देश में ना डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल। देखो हमारे देश में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है, हमारे देश में क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है ना, ठीक है। मतलब कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है इसका मतलब समझ रहे हो। जैसे हमारे देश में कहीं पर जो है पूरा साल सर्दी रहती है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पूरा साल गर्मी रहती है, कुछ ऐसे हैं जो सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी नहीं होती, ठीक है ना। जैसे हमारे देश में अगर हम देखें मुंबई के अंदर तो विषम सम जलवायु है, ठीक है, मतलब सेम क्लाइमेट है, ठीक है ना। गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी में ज़्यादा सर्दी होती है, जबकि दिल्ली में देखो गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दी में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है। तो आप ऐसी एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला मुंबई का, दिल्ली का, ये आप देख के इसमें बता सकते थे, ठीक है। और आप बता सकते हो इसमें जैसे जो आपने पढ़े थे ना क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, जैसे तापमान, टेम्परेचर, ठीक है, रेन का बता सकते हो। जैसे मौसम राम का एग्जांपल दे सकते हो कि मौसम राम में भारत में ऐसा इलाका है जब, क्योंकि एग्जांपल पूछा है और 2 नंबर का बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे आप रेन का बता सकते हो कि मौसम राम के अंदर ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और जबकि हम बात करें राजस्थान की तो वहाँ 20 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं होती। तो ये एग्जांपल दे सकते हो भारत में। मतलब देखो पहले ना बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करके क्वेश्चन पढ़ के फटाफट आंसर लिखने लग जाते हैं। तो सबसे पहले जब पेपर आपका आएगा ना तो पहले आपको ये ध्यान रख लो क्या करना है, आप पूरे 14 क्वेश्चन में से जो सबसे बेस्ट आपको अच्छे से रटा हो ना पहले वो करना, जो याद हो समझा हो जो भी हो पहले वो करना। 2-3 क्वेश्चन जब आप वो कर लोगे ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे, फिर सोचोगे कि बेस्ट क्या आंसर लिखूं, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया ना तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। सुन रहे ना मेरी बात, बेस्ट लिखना, पॉइंट्स में लिखना, 2 नंबर का 2 पॉइंट्स में लिखो और वर्ड्स का ध्यान रखना। और अगर आपके टीचर स्कूल में ये कहते हैं कि बड़ा बड़ा करोगे, ज़्यादा करोगे तभी मैं नंबर दूंगा, क्योंकि उन्होंने चेक करना है, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो ये है सेक्शन आपका बी, ठीक है। तो सेक्शन बी में इसने बोला हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है, मतलब वाई वी नीड इलेक्शन, हम इलेक्शन क्यों चाहिए। देखिए आपसे पूछा गया था ना कि चुनाव की जरूरत क्यों होती है, तो अगर आपने बुक में क्वेश्चन पढ़े होंगे ना ऑप्शन वाले, तो इन्हीं को क्वेश्चन बना के दे दिया है। तो देखो चुनाव क्यों होते हैं, चुनाव की जरूरत क्यों है, चुनाव का महत्व क्या, बात एक ही है, थोड़ा तो क्वेश्चन घुमा के देता, आप कंफ्यूज मत होना। तो देखना चुनाव इसलिए होते हैं कि सरकार के कामकाज का फैसला बताने के लिए कि भाई 5 साल सरकार ने काम सही किया तो लोग दोबारा वोट दे देंगे, नहीं किया तो भाई वोट नहीं देंगे, है ना। तो और अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने के लिए, तो 2 पॉइंट थे ये। और आपसे पूछा गया कि चुनाव भारत में कब लोकतांत्रिक होते हैं, है ना। भारत में चुनाव कब लोकतांत्रिक होते हैं, मतलब कब हम उसे कहेंगे कि वो डेमोक्रेटिक है। देखो जब वो गुप्त मतदान हो, ठीक है। और अगर भारत में पूछेगा ना तो भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं
और भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है, आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, और ये भी आप लिख सकते हैं कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है, कैसे हैं, कि एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है। हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं और सभी को वोट डालने का चॉइस है, कोई भी राइट है, कोई भी किसी को वोट डाले। और इलेक्शन जो है वो रेगुलर इंटरवल में होते हैं, जैसे 5 साल है तो 5 साल बाद ही होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, 6 महीने आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रूरल पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये कह रहे हैं एक उदाहरण के माध्यम से भारत में ग्रामीण निधनता के बारे में बताइए। तो देखो, ग्रामीण निधनता के बारे में अगर पूछ रहे हैं ना आपसे, देखो ग्रामीण के बारे में बोला है तो आप बता देना जिन लोगों के पास जो खेती के लिए ज़मीन है वो नहीं होती ना, तो वो ग्रामीण रूप से गरीब है। जो ठीक है, जो लैंडलेस फार्मर हैं, जो खेती के अंदर ही लेबर के रूप में, श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, जो मार्जिनल फार्मर है, मतलब जो सीमांत किसान है। पता है सीमांत किसान किसे कहते हैं? जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन होती है, जो अपना गुजारा भी नहीं कर पाते, तो वो बाहर बेच के क्या खाएंगे, कैसे करेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा शहरी गरीबी के बारे में, तो अगर शहरी का पूछेगा तो आप शहरी का बता देना, भाई शहर में कौन कौन गरीब होते हैं, जिनके पास कोई फिजिकल भौतिक संपत्ति नहीं होती है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे होते हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ठीक है, जो मोची हैं, कोबलर हैं, जो फेरी लगाने वाले हैं, जो कूड़ा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो दिहाड़ी पे मजदूर हैं वो सब क्या है, शहर में बेरोजगार हैं। अगर इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि सामाजिक रूप से कौन गरीब है, तो सामाजिक रूप से आप गरीब में बता देना कि SC ST हैं। ठीक है, सामाजिक रूप से। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सामाजिक वैज्ञानिकों निधनता को किस प्रकार देखते हैं। जो सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं ना, वो गरीबी को कैसे देखते हैं। तो देखिए, सामाजिक विज्ञानी कैसे देखते हैं, सपोर्ट मटेरियल से आए हैं। ठीक है, तो सपोर्ट मटेरियल में जो आगे पीछे क्वेश्चन है वो भी आप देख लेना। पॉवर्टी रिलेट्स टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। देखो, ये जो सामाजिक वैज्ञानिक है ना, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इनकम और उपभोग को देखते हैं कि आपकी कितना कमाते हो, तो उसके आधार पर ही आप खर्च करोगे। ठीक है, और ये देखते हैं कि समाज में कितने लोग निरक्षर हैं। ठीक है, और कौन कौन से उनको रुकावटें हो रही है, जैसे कितना कुपोषण का शिकार है, माल न्यूट्रिशन है, और उनके पास क्या हेल्थ केयर पहुँचने के साधन है, मतलब हेल्थ केयर मतलब क्या स्वास्थ्य सुविधाएं वो ले सकते हैं, जॉब की कमी। ठीक है, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, साफ़ पानी उन्हें मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा, और सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई है या नहीं। तो सामाजिक रूप से इन सब चीज़ों को देखा जाता है। अगर एक व्यक्ति के पास ये चीज़ें नहीं होती तो वो सामाजिक रूप से गरीब माना जाता है, जैसे पढ़ा लिखा ना होना, खाने की कमी होना, अच्छी सुविधाएं ना होना, स्वास्थ्य सुविधाएं ना होना। ठीक है, जॉब की नौकरी ना मिलना। ठीक है, इस तरीके से साफ़ पानी ना मिलना। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी ना मिलना। ठीक है, और बाकी ये भी आप पढ़ लेना ज़रूर। अब आगे देखो नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है। कथन की समीक्षा कीजिए। मतलब कहने का है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है ना, वो ब्रिटेन की महारानी की तरह है। आखिर ऐसे कैसे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है। तो आप इसमें बताएंगे कि जो हमारा जो प्रेसिडेंट है ना, वो नाम मात्र का होता है, नॉमिनल होता है। ठीक है, और क्योंकि हमारे देश में सारे के सारे जो काम है ना, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे काम भले प्रधानमंत्री कर दे, लेकिन जितने भी सारे बिल होते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसे पॉइंटों में, जितने भी सारे बिल होते हैं उनको कानून बनाने में राष्ट्रपति बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि वो साइन करता है। और राष्ट्रपति मतलब आप इसके अंदर राष्ट्रपति के कार्य लिख देना। ठीक है, ठीक है, आप में प्रधानमंत्री के बारे में आ सकता है, जो इवनिंग शीट वाले हैं ना उनमें प्रधानमंत्री का दे सकता है, और ये राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो आप ये राष्ट्रपति की शुरू में आप बता देना कि वो नॉमिनल होता है राष्ट्रपति। ठीक है, और उसके बिना जितने भी सारे बिल है ना, वो बिल ही रहेंगे, कानून नहीं बन सकते अगर राष्ट्रपति उस पर साइन ना करे। उसके बाद आप ये पॉइंट्स में 2-3 राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बता देना। ठीक है, समझो। अब हिंदी वाले हिंदी में बता देंगे, इंग्लिश वाले। और देखो, राष्ट्रपति तो है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनको नियुक्त करता है। राष्ट्रपति तो है जो प्रधानमंत्री को सलाह देता है, एडवाइस देता है कि भाई आप जितने भी सारे के सारे जो जने हैं ना, वो चुनो। ठीक है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी चुनता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये लिख सकते हैं। मैंने हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में थोड़ा दिखा दिया, अभी ऐसे थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। देखो, अब आप बोलोगे सर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कैसे चुनता है, तो देखो जिसकी मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनती है ना, तो राष्ट्रपति को एक फॉर्मेलिटी के रूप में काम करना पड़ता है। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं कर पाएगा, तो जो उसको बोलेगा वही चुनना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता ना, तो कोई पार्टी अगर बहुमत में नहीं होती तो राष्ट्रपति की वैल्यू बढ़ जाती है, फिर राष्ट्रपति जो बोलेगा फिर वो करना पड़ेगा। अगर वो सरकार गिरा दे बात अलग है।
ठीक है। चलो अब आपसे ना एक तो ये पूछ सकता है ये प्राइम मिनिस्टर की पावर। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर देखो, वो कैबिनेट की मीटिंग करता है, ठीक है, वो मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, मतलब मिनिस्टर हटा सकता है। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है। देखो देखो हमारे जो भारत देश का जो लीडर होता है ना वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो लीडर होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का लीडर होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये याद रखना। बाकी 2-4 बता रहा हूँ। और आपसे अगर ये पूछ लेना, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। देखो अगर आपसे पूछ लेना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो आपको याद रखना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, देखो जो जीत कर आते हैं ना पार्टी, जो संसद में बैठते हैं सारे के सारे नेता वगैरह, वो सारे के सारे काउंसिल मिनिस्टर हैं। ठीक है, जो और उसके अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो 20 के आसपास होते हैं, जो टॉप लेवल के होते हैं। जैसे किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाता है, वो सब, और ऐसे स्टेट के होते हैं। तो अगर आपसे पूछे ना काउंसिल मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर में क्या अंतर है, ठीक है, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मंत्री में क्या अंतर है, तो आप बता देना भाई। ये जो काउंसिल मिनिस्टर है ना, ये बड़ा है, ये बड़े होते हैं, इसमें बहुत सारे मंत्री आ गए, और उनमें से जिन मंत्रियों को चुनते हैं ना, विशेष काम देते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना हो। ये देखो ये पूरा बना हुआ है, देखो ये सबसे बड़े ये हो गए, ये ज़्यादा हो गए, इससे कम, ये उससे कम हो गए। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, काउंसिल मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, चलो देखिए उसके बाद जो है ना, ये और में है कि राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में बताइए। ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए जो कार्यपालिका होती है ना, ठीक है, कार्यपालिका को इंग्लिश में बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। तो देखो 2 प्रकार की होती है, एक पॉलिटिकल होती है और दूसरी होती है परमानेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना कि एग्जीक्यूटिव जो है ना वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है पॉलिटिकल, ठीक है, और दूसरी होती है परमानेंट। तो देखो जो सरकार जीत कर आती है ना, जो सरकार जीत कर आती है वो पॉलिटिकल होती है। ठीक है, और जो IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर जो एजुकेशन गेट करके आते हैं ना, वो परमानेंट होते हैं। इन्हें बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका, इन्हें बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं अस्थायी, ये लिखा हुआ है, और ये स्थायी कार्यपालिका होती है, आपको पता होना चाहिए। तो आपसे पता क्या पूछा गया है कि ये जो अस्थायी कार्यपालिका इसके कार्य है, तो आपको पता क्या बताना है, जो मोदी है ना, प्रधानमंत्री है, वो क्या क्या काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप उनके बारे में बता देना, भाई ये जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए पॉलिसी बनाते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया। ठीक है, तो इस तरीके से था। बाकी और ये जो होते हैं, ये जो है ना सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्विस में काम करते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे इनको पॉलिसीज बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो 5 साल में चुनकर आ रहे हैं, इनको क्या पता देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो सारा कुछ एडवाइस देने वाले यही लोग होते हैं। परमानेंट का अगर आपसे पूछ ले, और आपसे हो सकता है पूछ लेगा कोर्ट के बारे में, जुडिशरी के बारे में, तो जुडिशरी का अच्छे से कर लो आप, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई है ना, ये वर्साई की जो संधि है, तो इसके बारे में पूछा गया। और देखिए आंसर, ट्रीटी ऑफ वर्साई में क्या हुआ था कि जर्मनी को सब कुछ रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था, उस पर 6 बिलियन पाउंड का कर्जा चढ़ा दिया गया, और इसकी ये सारी देखो जो उसने कॉलोनी बना रखी थी उसकी 10% ले ली, पॉपुलेशन में 30%, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ ली, आपको पता ही होगा, मैं इसको दिखा रहा हूँ खाली। ठीक है, और जर्मनी को जो है वो डीमिलिटराइज कर दिया, मतलब उसकी सारी सेना हटा दी गई थी। उसके जो रिसोर्स है ना राइनलैंड, वो भी उन्होंने कब्जे में कर ली थी। और ये सुनो, ये भी आपको पता नहीं चाहिए कौन कौन एलिट पावर में है, कौन कौन सेंट्रल पावर में है। ठीक है, मतलब कौन कौन से जो है वो मित्र राष्ट्र थे और कौन कौन से जो है केंद्रीय शक्तियाँ थी, आपको पता होना चाहिए। ये अच्छे से याद कर लो, फर्स्ट वर्ल्ड वार में मैंने वीडियो तो पहले बना रखी थी। ठीक है, और वाइमर गणराज्य की क्या समस्या थी, आप में ही आ सकता है। ठीक, देखिए उसके बाद जो है 1933 में हिटलर ने जो इनेबलिंग एक्ट जो पास किया, तो उसके अंदर क्या क्या उसने प्रोविज़न रखे थे। ठीक है, तो जब आप बुक ओपन करते हैं तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा इनेबलिंग एक्ट के बारे में। यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। जैसे उसने सारी की सारी जितनी भी पार्टियाँ थी ना, उनको बोला था कि भाई वो बैन कर दी जाएंगी, केवल एक ही पार्टी रहेगी, नाजी की पार्टी रहेगी, हिटलर की पार्टी रहेगी। ठीक है, तो ये किया उसने सिक्योरिटी फोर्सेस बना दी थी। ठीक है, और भी बहुत सारे काम कर रहे थे, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बुक में आप पढ़ लेना और आगे देखो। देखिए उसके बाद आपका जो है ना पैसेज आया। ठीक है, पैसेज मैं ऐसे नहीं डिस्कस कर रहा। ठीक है, और बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बता देंगे, फिर और बच्चे देखेंगे, फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाद में थोड़ा भी टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पैसेज बहुत ईजी आएंगे और मैप भी ईजी होगा, मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी थी मैप से रिलेटेड भी। ठीक है, बाकी आपका सपोर्ट रहा,
इस तरीके से मोटिवेशन आप मुझे देते रहे तो मैं आपके लिए और नई नई प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आऊँगा। अपना पूरा ध्यान रखें, खूब पढ़ाई करें, खूब मन लगा के देश को आगे लेके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।